हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। नमो नमः। मणिका कक्षा 10 पाठ 3 रमणीया ही सृष्टि ही एषा, यह पाठ का नाम है। यह सृष्टि रमणीय है, बहुत सुंदर है यह सृष्टि। यह पाठ का अभिप्राय है। यह नाटक है। नाटक में एक मंच होता है, मंच में नाट्य वस्तु को अभिमंचन किया जाता है। तो चलिए हम इस पाठ के पहले कम्युनिकेशन को पढ़ते हैं, संवाद को, उसके पश्चात पाठ में प्रवेश करेंगे। नाटक के रंगमंच में कुछ सूचना देने के लिए एंकर की भूमिका में जो होते हैं वो दो नट और नटी यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसे विद्यालयस्य प्रांगणे, विद्यालय के प्रांगण में यानी विद्यालय के ऑडिटोरियम के अंदर भी हो सकता है और विद्यालय के खुले मैदान में भी हो सकता है। प्रांगण का मतलब तो खुला मैदान है। नाटक मंचन करने के लिए तो ऑडिटोरियम की आवश्यकता होती है, शायद ऑडिटोरियम ही कहना चाहते हो ये। नटः नटी च प्रविशतः, नट और नटी प्रवेश करते हैं। देखो, नट और नटी का मतलब होता है नाटक के आरंभ में नाटक की सूचना देने के लिए जो उपस्थित होते हैं वो नट और नटी होते हैं। वो दोनों प्रवेश करते हैं और क्या कहते हैं, देखो, उभौ, दोनों, करौ बद्ध्वा, हाथ जोड़कर, यानी नमस्कार की मुद्रा में, नमः सर्वेभ्यः, सबको नमस्कार है। अस्माकं विद्यालयस्य, हमारे विद्यालय के, प्रांगणे, प्रांगण में, भवताम हार्दिकम अभिनंदनम, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। नट कहता है अद्य जून मासस्य पंचमी तारिका, अद्य, आज, जून मासस्य, जून के महीने का, पंचमी, 5 तारीखा, तारीख है। जून महीने के 5 तारीख को इस विद्यालय में यह नाटक हो रहा है। नटी कहती है आम सत्यम, हाँ सच है। अद्य तु, आज तो विश्व पर्यावरण दिवस, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, यानी जून महीने के 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब दोनों मिलकर बोलते हैं उभौ, एवं, हाँ ऐसी बात है, एवं, जी हाँ ऐसा होता है। अस्मिन् शुभ अवसरे वयं रम्यां सृष्टिम अधिकृत्य एकस्याः लघुनाटिकायाः प्रस्तुतिं करिष्यामः। अस्मिन् शुभ अवसरे, इस शुभ अवसर पर, वयं, हम सब, रम्यां, रमणीय, सृष्टिम, सृष्टि को, अधिकृत्य, विषय बनाकर, एकस्याः, एक, लघुनाटिकायाः, लघु नाटक का, प्रस्तुतिम, प्रस्तुति, करिष्यामः, करेंगे, यानी एक लघु नाटिका हम प्रस्तुत करेंगे, ऐसा ये दोनों बोलते हैं। इसका विषय है रमणीय सृष्टि। नटी कहती है इदं तु सत्यमेव यत् इयं सृष्टिः अति सौंदर्यमयी अस्ति। इदं तु सत्यमेव, यह तो सच ही है, यत् की, इयं सृष्टिः, यह सृष्टि, अति सौंदर्यमयी अस्ति, अति सुंदरता से युक्त है, यानी ये सृष्टि बहुत सुंदर है। नट कहता है अतः परस्परम कलहेन विवादेन येषा दूषिता न कर्तव्या। अतः, इसलिए, परस्पर यानी एक आपस में, कलहेन, झगड़ा करके, विवादेन, विवाद करके, येषा दूषिता न कर्तव्या, ऐसा इस सृष्टि को दूषिता, दूषित, न कर्तव्या, नहीं करनी चाहिए। नटी कहती है सर्वेषाम एव अत्र महत्वम विद्यते, सर्वेषाम, सबका, अत्र, यहाँ, महत्वम, महत्व, विद्यते है, यानी इस संसार में, इस सृष्टि में सबका समान महत्व है। नट कहता है कोपि इह संसारे कनिष्ठः वरिष्ठः वा नास्ति, कोपि, कोई भी, इह संसारे, इस संसार में, कनिष्ठः, छोटा, वरिष्ठः, बड़ा, वा न अस्ति, कोई छोटा बड़ा इस संसार में नहीं है, सबका समान महत्व है, अपने अपने स्थान पर सभी महत्वपूर्ण हैं, अच्छे हैं, सबका सम्मान होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। उभौ, दोनों मिलकर कहते हैं सर्वे समानाः, सब समान हैं। नटी कहती है प्रकृति माता सर्वान् स्नेहेन परिपालयति, प्रकृति माता सर्वान्, सबको, स्नेहेन, प्रेम पूर्वक, परिपालयति, पालन करती हैं। उभौ, दोनों कहते हैं अतः प्रस्तूयते लघुनाटिका रमणीया ही सृष्टि ही एषा, गच्छतः,
अतः इसलिए प्रस्तूयते प्रस्तुत की जाती है लघु नाटिका, यह छोटा नाटक जिसका नाम रमणीय यानी रमणीय है, आनंददायी है, यह सृष्टि ऐसा नाम है। तो इस नाटक को हम भी पढ़ते हैं। नाटक के मंच में क्या क्या स्थिति है इसको बताया गया है ब्रैकेट में। स्थानम स्थान है, सरस्तीरम नाटक के पहले मंचन में पहले अंक में सर का यानी तालाब का किनारा है। समय समय है प्रभात वेला, सुबह का समय है। तत्र राजहंस हंसी च, वहां पर राजहंस और राजहंसी विहरतः घूमते हैं। हंस और हंसी विहार कर रहे हैं। नेपथ्य, नेपथ्य कहते हैं जहां से आवाज तो आ रही है, व्यक्ति नहीं दिखाई देता है, यानी पर्दे के पीछे से। नाटक में तो पर्दे के पीछे से जिसको बोला जाता है उसको नेपथ्य कहते हैं। नेपथ्य से काक ध्वनि ही सूर्यते, कौवे की आवाज सुनाई देती है। अब उस आवाज को सुनकर पहली बार पात्र, नाटक का पात्र राजहंस बोलता है, अये किन्नु खलु सरस्तीरे विहरति मयि केनापि कर्कशैः का का शब्दैः वातावरणम आकुली क्रियते। अये, अरे, किन्नु खलु, क्या बात है। ऐसा खलु का मतलब ऐसा अव्यय है, ये क्या बात है, क्यों, ऐसा प्रश्नकरण के लिए यहां पर रखा गया है। सरस्तीरे विहरति मयि, मेरे तालाब के किनारे, विहरति विहार करते हुए, केनापि किसी के द्वारा, कर्कशैः कर्कश, का ऐसे शब्दैः शब्दों से, वातावरणम वातावरण को, आकुली क्रियते आकुल व्याकुल किया जा रहा है। मेरे द्वारा इस तालाब के किनारे पे घूमते हुए किसी के द्वारा का शब्द से आकुल व्याकुल वातावरण को किया जा रहा है। तो राजहंसी कहती है, भर्तः काकात अन्यः को भवितुमर्हति। भर्त यानी अरे स्वामी, काकात कौवे को छोड़कर, अन्यः दूसरा, को भवितुमर्हति कौन हो सकता है। अस्य वर्णः अपि कृष्णः, इसका तो रंग भी काला है। कर्म अपि कृष्णम, इसका कर्म भी काला है, यानी ये काम भी काला करता है। मेध्यम अमेध्यम सर्वमेव भक्षयति, मेध्यम खाने योग्य, अमेध्यम न खाने योग्य, यानी भक्ष अभक्ष दोनों, भक्षयति खाता है, खाने वाला भी खाता है, न खाने वाले बहुत गंदगी को भी खाता है। कर्णकटु शब्द ही, कान को दुखी करने वाले शब्दों के द्वारा, ऐसा ही कुछ कह ही रही थी, वो पूरी वाक्य को बोल ही नहीं पाई राजहंसी। इतने में कौवा पहुंच गया और कौवा बोलता है, प्रविश्य सक्रोधम, नाटक के अंदर प्रवेश कर गया कौवा। अब वो बोलता है सक्रोधम, क्रोध के साथ, आह किम उक्तवती भवती, अरे क्या कहा आपने, भवती आपने, उक्तवती कहा, क्या कहा आपने। यदि अहम कृष्ण वर्ण, यदि मैं काला हूं, तरहि श्रीरामस्य वर्णः कीदृशः, भगवान श्रीराम का वर्ण क्या है। श्री वासुदेवस्य वर्णः कीदृशः, श्री वासुदेव कृष्ण का वर्णः रंग, कीदृशः कैसा है। अरे मुग्धे अहम तु अतीव कर्तव्य परायणः, मुग्ध का मतलब होता है मूर्ख अज्ञानी। अरे पगली, अहम तो मैं तो अतीव कर्तव्य परायण, मैं तो बहुत कर्तव्य परायण हूं। प्रभाते का ध्वनिना सुप्तान प्रबोधयामि, प्रभाते सुबह सुबह का करके ध्वनिना ऐसी आवाज से सुप्तान सोए हुए को प्रबोधयामि जगाता हूं। कर्मसुच विनियोजयामि, कर्म में लगाता हूं, सबको जगाकर अपने अपने काम में लगाता हूं। कौवा सच में करता भी है ये काम तो करता है ना, भले ही काला हो, उसका भी महत्व तो है ना। अब इस बात को सुनकर पसंद नहीं आया राजहंस को, कहता हूं किम अनेन, इससे क्या, एतत् कार्यम तु कुक्कुटोपि करोति, एतत् कार्यम इस कार्य को, तू तो कुक्कुटः अपि मुर्गा भी, करोति करता है। वो कहता है ये काम तो मुर्गा भी करता है, तूने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है। अरे भाई काम तो कर रहा है ना, आप समझो इस बात को, लेकिन समझ नहीं रहा है। का कह कौवा बिहस्य, हंसकर, कौवा हंसकर बोला कुक्कुट, अरे मुर्गे की बात कहां रही अब। अरे अद्य, अरे आजकल कुतः कुक्कुटाः, कहां से मुर्गे रह गए,
यानी मुर्गे तो रह ही नहीं गए। नगरेशु, खास करके नगरों में, अहमेव सर्वत्र सुलभः, मैं ही सर्वत्र सुलभ हूं, यानी चाहे नगर हो, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, हर जगह में मैं तो मिलता ही हूं। आजकल नगरों में कौन मुर्गा रख रहा है? ऐसा कौवा बोला तो राजहंसी बोलती है, भो भो वाचाला, अरे वाचाल, बकवास करने वाला, स्वीय ही अपने, कटु भी, एकदम कान को दुखी करने वाले, कटु, क्वणित ही आवाज, क्वणित कहते हैं ऐसी आवाज जो कान को दुखी करता है, ऐसी आवाज से जन जागरणात, जन जागरण यानी लोगों को जगाने के काम से, अन्यत दूसरा, तू किमपि न करोसी, तो किमपि कुछ भी न करोसी, नहीं कर सकता है। लोगों को जगाने के सिवा तुम कुछ और कर भी सकते हो, ऐसा उसका प्रश्न है। जगाओ, लोगों को परेशान करो, यही काम है तुम्हारा। अब कौवा बोलता है, अहो अज्ञानम भवत्याह, अरे आपका अज्ञान देखो। अरे सुनो, यस्य गृहस्य, जिसके घर के भित्तौ, भित्ति में, दीवार में स्थित्वा रहकर, आलापम अपि, मेरी आवाज भी, जनाः लोग, प्रियस्य आगमन संकेतम, अपने प्रियजनों के आगमन का संकेत मत्वा मानकर, हृष्यन्ति, बहुत प्रसन्न होते हैं। आप लोगों के यहां भी हो गई ना ये परंपरा कि कौवा आकर कहीं हमारे मुंडेर में बैठकर बोले तो हमको लगता है कि कोई हमारे प्रियजन, हमारे कोई खास लोग आने वाले हैं। तो इसी बात को कौवा बोल रहा है। किम बहुना, और क्या अधिक कहा जाए, अहम तु एतादृशः सत्य प्रिय, मैं तो इतना सत्य प्रिय हूं कि मातरः, माताएं, शिशून, अपने बच्चों को, कथयंती, कहती हैं, अनर्थम वदसि चेत काकः दशेत, अनर्थम झूठ, वदसि बोलता है, चेत तो काकः दशेत, कौवा काटेगा, झूठ बोले कौवा काटे। ये हिंदी में बहुत प्रसिद्ध कथन है। इसी बात को कौवा कहता है। अस्माकम ऐक्यम तो जगत प्रसिद्धम, अस्माकम यानी कौओं की, ऐक्यम एकता तो जगत प्रसिद्धम, जगत में सुप्रसिद्ध है, हमारी एकता संसार में बहुत प्रसिद्ध है। सर्वथा जागरूकोहम, सर्वथा यानी सब प्रकार से, जागरूकः, मैं जगा हुआ जागरूक व्यक्ति हूं। छात्राणाम कृते आदर्शः एव, खास करके विद्यार्थियों के लिए तो मैं आदर्श हूं। किम न श्रुतम, क्या नहीं सुना तुमने, काक चेष्टा वकत ध्यानम, वो कहता है कि हम तो विद्यार्थियों के लिए तो खास करके आदर्श हैं। आदर्श विद्यार्थी के लिए कहा जाता है कि कौवे की जैसी चेष्टा होनी चाहिए, यानी कौवे के जैसे चतुर, चालाक होना चाहिए। ऐसा एक श्लोक में बताया गया है। 5 लक्षण होते हैं विद्यार्थियों के, काक चेष्टा वकत ध्यानम इत्यादि। उस श्लोक को आप लोगों को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, कमेंट कीजिएगा। अब इस बात को सुनकर राजहंस कहता है, विरमा विरमा, अरे रहने दो रहने दो, रुको रुको। कौवे के रंग देखकर, उसकी आवाज सुनकर ही उसको अन्य कामों को छोटा मान रहा है। वो कहता है, श्रूयताम, सुनो, यद जनैः सर्वदा गीयते तव विषय, तुम्हारे विषय में लोगों के द्वारा जो गाया जाता है, कहा जाता है, वो सुनो। रुको जरा, सबर करो, ऐसा कह रहा है राजहंस आज की भाषा में। और कहता है कि तुम्हारे विषय में लोग क्या कहते हैं, सुनो। एक श्लोक है, इसको पढ़ते हैं। काकस्य गात्रम यदि कांचनस्य, माणिक्य रत्नम यदि चंचुदेशे, एकैक पक्षे ग्रथितम मणिनाम, तथापि काको नतु राजहंसः। इसका अन्वय है, यदि काकस्य गात्रम कांचनस्य, यदि काकस्य कौवे का गात्रम शरीर, कांचनस्य सोने का भी हो, यदि चंचुदेशे, यदि चोंच में, माणिक्य रत्नम, मणि आदि रत्न गूंथे हुए हों, एक एक पक्षे, एक एक पंख में, मणिनाम, मणियों का, ग्रथितम, गुंफन हो, मणियां लगी हुई हो, तथापि फिर भी, काकः काकः एव, कौवा कौवा ही होता है। न तो राजहंस, न तो राजहंस जैसे हो सकता है, हम तो राजहंस हैं, ऐसा उसको अहंकार है, राजहंस हो ही नहीं सकता। और आगे कहता, अपिच, और बात सुनो,
हंस श्वेतः वक श्वेतः को भेदः वक हंसयोः नीरक्षीर विवेके तु हंसो हंसः वको वकः। कहता है हंस श्वेतः, हंस श्वेत होता है, सफेद होता है। बकः श्वेतः, बगुला भी सफेद होता है। को भेदः बक हंसयोः, क्या भेद है? बक यानी बगुला और हंस, हंस में। नीर क्षीर विवेकेतु, नीर यानी जल और क्षीर यानी दूध, दूध और पानी, नीर और क्षीर के विवेक में। ये एक कवि प्रसिद्धि है, परंपरा है कि राजहंस दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है। जैसे जैसे मान लो कि एक कटोरे में हम पानी और दूध को मिलाकर रख दें तो राजहंस दूध को पी लेगा, पानी पानी रह जाएगा। वो कैसे होता है, क्या होता है, ये विषय बहुत लंबा है। कमल नाल को वो खा के बैठा हुआ होता है तो उसके मुख में एसिड होता है और उससे दूध फट जाता है। दूध फटने के कारण उसके मोटे मोटे कण उसके मुख के अंदर आ जाते हैं, पानी रह जाता है। क्या सच है क्या नहीं है मैंने तो देखा नहीं है। देखो मेरे पास में तालाब तो है, वहां पर हंस है नहीं, कोई बतख नहीं आता, बगुले खूब हैं, इसलिए मैं इतना ही जानता हूं। अब बाकी आप लोगों को कहीं मिल जाए कोर्स में, किताबों में तो खूब मिला हुआ है, लेकिन सच क्या है वो अगर आपको पता हो तो बताइएगा। तो निरक्षर विवेक में तो हंस हंस होता है और बकह बगुला बगुला ही होता है, यानी हम निरक्षर विवेकी हैं, ऐसा राजहंस अपने आप को बढ़ाना चाहता है, बताना चाहता है। अब बकह बगुला बोलता है, क्योंकि बगुले की बात आ गई तो बगुले को भी गुस्सा आ गया और आ गया प्रवेश करके स्वपक्षौ, अपने दोनों पंखों को अवधूय, ऊपर हिलाकर यानी पंखों को फड़फड़ाकर कहता है कथम माम अपि अधिक्षिपसि, कथम कैसे, माम अपि मुझको भी अधिक्षिपसि निंदा करते हो, मेरी निंदा कैसे, तुम आपस में लड़ लो, मुझे बीच में लाने की जरूरत क्या है। ऐसा कहते हुए बगुला कहता है किंते महत्वम, तेरा महत्व है ही क्या राजहंस को। अब तक राजहंस की बुराई नहीं कर रहा था कौआ, वो तो कह रहा था कि मैं अच्छा हूं। अब कहता है तेरा महत्व ही क्या है राजहंस, सुन। वर्षर्तौ तु मानसम पलायसे, वर्षा ऋतु यहां पर संधि हुई है, तो मानसम, मानस की ओर पलायसे, पलायन करता है। फिर कवि प्रसिद्धि है, ये परंपरा है, वर्षा ऋतु में राजहंस मानस सरोवर की ओर चले जाते हैं, हिमालयों के तलहटी में जाता है राजहंस, ऐसा माना जाता है। क्योंकि बरसात में गंदगी से भर जाते हैं सभी नदी नाला तालाब पोखर सब, तो ऐसे गंदगी में वो रहना नहीं चाहता है, इसलिए हिमालय के तलहटियों में जहां पर हिमालय से निकला हुआ, ग्लेशियर से निकला हुआ जल ही मिलता हो, ऐसे साफ पानी में जाता है, ऐसा माना जाता है। अहम एव अत्र वृष्टेः अभिनंदनम करोमि, अहम एव मैं ही, अत्र यहां पर वृष्टेः बारिश का, अभिनंदनम स्वागत करोमि करता हूं, यानी जब वर्षा ऋतु आती है तो इस तालाब को तू छोड़कर जाता है, मैं तो यहीं बैठकर बारिश का आनंद लेता हूं, बारिश का स्वागत करता हूं। कीदृशी तव मैत्री, तेरी कैसी मित्रता है ये, तू तालाब से मित्रता ही करता, ये ही तेरा घर होता तो इसको छोड़कर भागता, ऐसे उसको डांटता है। और आगे कहता है आपत्काले सरांसि त्यक्त्वा दूरम वर्जसी, आपत्काल में यानी बरसात के समय में सरांसि तालाबों को त्याक्त्वा छोड़कर दूरम वर्जसी, दूर भाग जाता है। वस्तुतः अहमेव मैं ही, शीतले शीतल ठंडे जले जल में, बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक, अविचल ध्यानमग्न, अविचल हिले डुले बिना ध्यानमग्न होकर, स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ कहते हैं ध्यान की ऐसी अवस्था जहां पर हम बाहरी चीजों से बिल्कुल कट जाते हैं, इसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ये एक टेक्निकल शब्द है ध्यान के लिए। तिष्ठामी रहता हूं, यानी मैं ही ऐसा हूं जो लंबे समय तक ध्यान की अवस्था में ठंडे जल में एक पैर में खड़ा हो सकता हूं। देखा होगा आप लोगों ने, बगुला बिल्कुल ध्यान लगाकर खड़ा होता है तालाबों में। दुग्ध धवला में पक्षाः, दूध से सफेद में पक्षाः मेरे पंख हैं। न जाने कथम माम, न जाने यानी मैं नहीं जानता कि कैसे, माम मुझको, अपरिगणयन्तः छोड़कर, जनाः लोग, चित्रवर्णम विचित्र रंग वाले, अहिभुजम सांप को खाने वाले, मयूरम मयूर को, राष्ट्र पक्षी, राष्ट्र पक्षी के रूप में, मन्यन्ते मानते हैं, यानी
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे ऐसे सफेद पंख, मेरा ऐसा ध्यान करना, इन सब को भूल कर लोग क्यों एक सांप खाने वाले और चित्र विचित्र रंग के पंख वाले मयूर को राष्ट्र पक्षी मानते हैं। इस बात को सुनकर नाटक में मयूर पहुंच गया। प्रविश्य साट्टहासम, प्रवेश करके अट्टहास के साथ, सत्यम सत्यम, सच है, अहमेव राष्ट्र पक्षी, मैं ही राष्ट्र पक्षी हूं, ऐसा अहंकार के साथ मयूर बोलता है और कहता है, को न जानाति, कौन नहीं जानता है, तव ध्यानावस्थाम, तुम्हारी ध्यान अवस्था को। मौनम धृत्वा, मौन धारण करके, वराकान, बेचारे, मीनान, मछलियों को, छलेन, छल पूर्वक, अधिगृह्य, पकड़कर, क्रूरतया, बहुत क्रूरता के साथ, भक्षयसि, खाते हो। यानी तुम्हारा काम ध्यान करना नहीं है, धोखा देकर, छल पूर्वक बेचारे मछलियों को पकड़ने के लिए तुम ध्यान लगाते हो और उनको बहुत क्रूरता के साथ मारकर खाते हो। धिक्त्वम, धिक्कार है तुमको। अवमानितम खलु सर्वम पक्षिकुलम त्वया, अवमानितम, अपमानित कराया है, खलु, निश्चय ही, सर्वम, सब, पक्षिकुलम, पक्षी के समूह को, त्वया, तुम्हारे द्वारा, यानी तुमने सारे पक्षिकुल को अपमानित करवाया, क्योंकि तुम बहुत बुरा कर्म करते हो, धोखे से किसी को मारते हो। काक, इतने में कौवा बोलता है, रे सर्प भक्षक, अरे सांप को खाने वाले, नर्तनात् अन्यत किम अपरम जानासी, अरे तू नाचने को छोड़कर क्या जानता है अधिक। कौवा अब मयूर को डांटने लग गया, क्योंकि मयूर आकर बोलने लगा कि मैं राष्ट्र पक्षी हूं, मैं बड़ा हूं, तो इस बात से कौवे को गुस्सा आ गया। अब कौवे की इस बात को सुनकर मयूर कहता है, श्रूयताम श्रूयताम, अरे सुनो सुनो, मम नृत्यम तो प्रकृते आराधना, मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है ना। आप लोगों को लगता है बादल के गड़गड़ाने पर मयूर नाचता है। पश्य, देखो, चारु वर्तुल चंद्रिका शोभिता नाम, चारु चंचल सुंदर, वर्तुल गोल, चंद्रिका यानी चंद्रमा के समान, शोभिता नाम, सुशोभित, मम पिच्छा नाम, मम, मेरे, पिच्छा नाम, पंखों के, अपूर्वम सौंदर्यम, अद्भुत सौंदर्य को, अपूर्व सौंदर्य यानी इससे पूर्व ऐसा सौंदर्य किसी के पास न रहा हो, ऐसा सौंदर्य देखो मेरे पंखों का। मम केकारवम, मेरी ध्वनि, मयूर की ध्वनि को केकारव कहा जाता है। मेरी ध्वनि को श्रुत्वा, सुनकर, कोकिलः अपि लज्जते, कोयल भी लज्जित हो जाती है, यानी कोयल की आवाज भी मेरी आवाज के बराबरी नहीं कर सकती। ऐसा अहंकार जब मयूर ने सुनाया, अब वह कहता है, मम शिरसि, मेरे सिर में, राज मुकुटम इव शिखाम स्थापयता, राज मुकुट के समान शिखा को, कलगी को, स्थापयता, स्थापित करता हुआ, विधात्रा, भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा, अहमेव पक्षिराजः कृतः, मैं ही राजा यानी पक्षियों का राजा, पक्षियों का सम्राट निर्मित हूं। मेरे सर पर कलगी रखकर तो ब्रह्मा ने ही मुझे राजा बनाया है। कोकिलः, कोयल आ गया। अब कोयल आ गया क्योंकि कोयल को गुस्सा आ गया। प्रविश्य, रंगमंच में प्रवेश कर लिया। प्रविश्य हर जगह में आपको दिखेगा क्योंकि ये नाटक है। नाटक में तो क्या होगा, रंगमंच होगा, रंगमंच में प्रवेश करना पड़ेगा। तो रंगमंच के अंदर आ गया और कहता, रे मयूर, अलम अति विकथनेन, अलम यानी बस करो, अति विकथनेन, बढ़ाई करने से, अपनी बढ़ाई करना बंद करो। मधुमासे, मधुमास कहते हैं चैत को, माधव कहते हैं बैसाख को। मधुमास, माधव मास ये चैत और बैसाख के लिए होता है। चैत कब लगता है? लगभग 14-15 मार्च के बाद चैत लगता है। 13-14-15 के आसपास में बैसाख लगता है। तो मधुमासे, चैत के महीने में, आम्र वृक्षे स्थित्वा, आम के वृक्ष में रहकर, यदा अहम पंचम स्वरेण गायामी, जब मैं पंचम यानी सुमधुर ऊंची आवाज में गायामी गाता हूं, तदा श्रोतारः, तब श्रोतागण कथयंती कहते हैं। देखो आज मधुमास भी है यानी चैत का महीना भी है। आज 13 तारीख को मैं इसको बना रहा हूं तो सुबह 13 तारीख आज चैत का महीना है। अब कल से बैसाख का महीना लगेगा और मैं सुबह के समय में ही इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूं क्योंकि इस समय में थोड़ी आवाज कम होती है, सुबह में आवाज अच्छी आती है, इसलिए मैं सुबह बनाता हूं। तो पंचम स्वरेण गायामी, बहुत जोर से यानी ऊंची आवाज में मैं गाता हूं तो लोग क्या कहते हैं। अब एक श्लोक है,
काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः कृष्णः, कौवा काला होता है, पिकः कृष्णः, कोयल भी काली होती है, पिककाकयोः कः भेदः, कौवा और कोयल में क्या भेद है। वसंत समये प्राप्ते, वसंत ऋतु के आ जाने पर, काकः काकः, कौवा कौवा हो जाता है, पिकः पिकः, कोयल कोयल हो जाती है। कौवा और कोयल में तब तक भेद नहीं होता है जब तक ये रोते गाते नहीं है। कोयल तो वसंत ऋतु में यानी चैत और बैसाख के महीने में ही गाती है, उसके बाद तो वो कहीं चली जाती है, दिखाई भी नहीं देती। वसंत ऋतु आने पर जब कोयल बोलती है तभी पता चलता है कि कोयल कोयल है, काली होने पर भी कोयल बहुत अच्छी है और कौवा कौवा है, ऐसा श्लोक है। इस श्लोक को अपने फेवर में लेकर कोयल कह रही है कि कौवा को कोई पसंद नहीं करते, जबकि इसका अर्थ और भी हो सकता है, लेकिन अपने अपने फेवर में कोटेशन को डालना। इससे पहले राजहंस ने भी डाला था, कौवा ने भी डाला था, अब कोयल भी डाल रही है। इतने में इस बात को सुनकर कौवा को बहुत गुस्सा आया। रे परभृत, अरे दूसरों से पाले जाने वाला, परभृत का मतलब दूसरों से पाले जाने वाला। कोयल के विषय में ये प्रसिद्धि है कि कोयल खुद अपने बच्चों को पालती नहीं है, वो अंडे देती है कौवे के घोंसले में जाकर और उस कौवे के अंडे को फोड़ देती है या फेंक देती है या खाती है, कई बातें करते हैं। और कौवा उसके अंडों को अपना अंडा समझकर पालता है और बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों को बोलता है चलो बच्चों काव बोलो, तो बच्चे बोलते हैं कुहू, कोयल की आवाज निकालते हैं, तो वो कौवा बहुत नाराज होकर उनको भगा देता है। ऐसी प्रसिद्धि है। अब भगवान ही जानता है, या तुम लोगों के पास कोयल का और कौवे का घोंसला हो या दोनों बैठते हो तो मुझे बताना भाई, मुझे नहीं पता, मैं किताब की बात बता रहा हूं आपको। अब उससे आगे कौवा कहता है, उस बात को पढ़ते हैं, चलो कहानियां तो बहुत हैं। अहम यदि तव संततिम न पालयामी, इसी बात को कह रहा है। अहम मैं यदि तव संततिम, तुम्हारे बच्चों को न पालयामी, नहीं पालूंगा, तरहि कुत्र स्युः पिकाः, तो कहां होंगे, कुत्र कहां, स्युः रहेंगे, पिकाः कोयल, अगर मैं कोयल को नहीं पालूंगा तो कहां रहेंगे कोयल। अतः इसलिए अहम एव करुणापरः पक्ष सम्राट काकः, अहम एव मैं ही करुणापरः, करुणा से युक्त, पक्ष सम्राट, पक्षियों का सम्राट, पक्षियों का राजा, काकः कौवा, क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चों को भी पालता हूं, इतना करुणा से युक्त हूं। अब इस बात को सुनकर राजहंस को बड़ा गुस्सा आया। राजहंस मेरा नाम है, मैं ही राजा हूं। तो कहता शांतम शांतम, अरे शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। अहमेव नीर क्षीर विवेकी, मैं ही नीर और क्षीर, दूध और पानी को अलग करने वाला, पक्षिणाम राजा, पक्षियों का राजा मैं ही हूं। ऐसा वो कहता है। बकह बकह यानी बगुला बकबक करने लगा। धिक युष्मान, धिक्कार है तुम सबको। अहमेव सर्व शिरोमणि, मैं ही सबका शिरोमणि, सबका सरताज हूं। ततः प्रकृति माता प्रविशति, सबकी लड़ाई की एकदम क्लाइमेक्स आने वाली थी, तो इतने में प्रकृति माता आई और कहती हैं रुको जरा, सब्र करो। कहती हैं प्रकृति है सस्नेहम, बड़े प्रेम के साथ, अलम अलम मिथः कलहेन, अलम यानी बस करो भाई, मिथः आपस में, कलहेन झगड़ा करने से, अरे झगड़ा करना बंद करो। अहम प्रकृति ही, मैं प्रकृति हूं। युष्माकम जननी, आप सबकी माता। यूयम सर्वे, तुम सब एव ही मम प्रियाः, मेरे प्रिय हो, यानी आप सब मेरे लिए प्रिय हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे सफेद हो, चाहे काला कलूटा हो, सब मेरे लिए बच्चे हैं, मेरे लिए प्यारे हैं, सबकी जरूरत है। सर्वेषां महत्वम विद्यते यथा समयम, यथा समयम, समय आने पर, अपने अपने समय में सबका महत्व है। कौवे का महत्व है, बगुले का महत्व है, हंस का महत्व है, मयूर का महत्व है, सबका महत्व है। सर्वैहि एव मे शोभा, सब रहेंगे तभी मेरी शोभा है, तभी प्रकृति पूरी होगी, मेरा गोद तभी पूरा होगा जब तुम सब रहोगे। ऐसा जब प्रकृति माता बोली तो आगे बोलती हैं न तावत कलहेन समयम वृथा यापयेत, न तावत, इसलिए
कलहेना कलह करके वृथा झगड़ा करके समयम समय को वृथा यापयत समय को बेकार मत करो, मत गंवाओ। मिलित्वा एव मोदध्वम मिलकर आनंद लो। जीवनम च रसमयम कुरुध्वम जीवन को रसमय करो। ऐसा कहकर सबको समझाती हैं। इस संसार में हर एक की उतनी ही महत्ता है। सब हैं तो प्रकृति है, इसलिए सर्वे मिलित्वा गायन्ति सब मिलकर, ये अंतिम के 2 श्लोक गाते हैं, सब मिलकर रहते हैं। आयुषः क्षण एकोपि न लभ्यः स्वर्णकोटिकैः सचेन्निरर्थकं नीतः कानुहानिस्ततोऽधिका। आयुषः आयु का, एक क्षण अपि एक क्षण भी, कोटिकैः करोड़ों स्वर्ण सोने के टुकड़ों से, यानी सोने के करोड़ों करोड़ों सिक्कों से भी न लभ्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सचेत यदि वह समय निरर्थकम नीतः निरर्थक रूप से बेकार बनाकर गंवा दिया तो ततः अधिका उससे अधिक नुहानि का हानि क्या हो सकती है। यानी उस समय को हमें गंवाना नहीं है, निरर्थक बिता दिया तो उससे बड़ी हानि हो ही नहीं सकती है। इसलिए हमें समय को वृथा झगड़ा में, आपस में कलह करने में, बेकार की बातों में नहीं गंवाना चाहिए। दूसरा श्लोक है अधुना रमणीया ही सृष्टिरेषा जगत्पते जीवाः सर्वेत्र मोदन्ताम भावयन्तः परस्परम। ऐसा जगतपते सृष्टि, यह भगवान की सृष्टि है। ही अधुना रमणीया, यह अब बहुत रमणीय हो गई है, क्योंकि जब मिलेंगे हम सब मिलकर रहेंगे तो ये सृष्टि बहुत अद्भुत रमणीय लगेगी। सर्वे जीवा अत्र, सब जीव सब प्राणी अत्र यहाँ पर परस्परम एक आपस में भावयंतः सहयोग करते हुए, मोदंताम आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, सद्भावना के साथ यहाँ पर सब प्राणी रहें। पाठ अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर इत्यादि कीजिएगा। प्रथम अभ्यास है अधोलिखितान प्रश्नान आम अथवा नहीं माध्यमेन उत्तरत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों को आम हाँ अथवा नहीं इस माध्यम से उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पर जो कथन है वो सही है तो आम लिखेंगे, अगर गलत है तो नहीं, ऐसे हम लिखेंगे। प्रथम है किम का इति राजहंसस्य ध्वनि। का करना राजहंस का ध्वनि है, नहीं उत्तर होगा। किम काकः मेध्यम अमेध्यम वा सर्वमेव भक्षयति। क्या कौवा खाने योग्य और न खाने योग्य, शुद्ध अशुद्ध दोनों भक्षण करता है? हाँ, ऐसा ही हमने पाठ में पढ़ा है, तो आम लिखेंगे। किम कुक्कुटा नगरेषु सर्वत्र सुलभा एव। क्या मुर्गे नगरों में यानी शहरों में सर्वत्र सुलभ हैं? नहीं, हम नहीं लिखेंगे। किम राजहंसी श्लोकद्वयं पठति। नहीं, राजहंस 2 श्लोक पढ़ता है। किम बकः श्वेतः भवति। हाँ, इसलिए आम लिखेंगे, बगुला सफेद होता है। किम वर्षाणाम अभिनंदनम बकः करोति। क्या वर्षा का अभिनंदन बगुला करता है? आम हाँ लिखेंगे। किम मयूरः एव अस्माकं राष्ट्रपक्षी। क्या मयूर ही हमारा राष्ट्रपक्षी है? आम हाँ लिखेंगे। किम मयूरः क्रोधेन प्रविशति। क्या मयूर क्रोधपूर्वक प्रवेश करता है? हाँ, नाटक में वो एक बार क्रोध के साथ प्रवेश करता है, तो आम लिखेंगे। किम कोकिलः एव मधुमासे आम्रवृक्षे स्थित्वा गायति। क्या कोयल ही मधु यानी चैत वैशाख के महीनों में आम्रवृक्ष में बैठकर गाती है? आम। किम राजहंस एव निरक्षीर विवेकी मन्यते। क्या राजहंस ही निरक्षीर विवेकी माना जाता है? हाँ, आम लिखेंगे। द्वितीय अभ्यास है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर लिखो। राजहंसः राजहंसी च काकध्वनिं कस्यां बेलायां शृणुतः। राजहंस और राजहंसी किस समय में कौवे की आवाज को सुनते हैं? तो प्रभात बेलायाम ऐसा बनाना है। तो आपको केवल प्रभात शब्द को ढूंढकर इसी प्रश्न से उत्तर बनाना है। आज हमारे वे मुंडेर में चिड़िया आकर खूब बोल रही है। मयूरः केन पक्षिराजः कृतः। मयूर किसके द्वारा पक्षियों का राजा बनाया गया? विधात्रा
विधाता ब्रह्मा के द्वारा, ऐसा मयूर ने स्वयं कहा था ना, इसलिए हम विधात्रा को लाकर जोड़ेंगे और उत्तर बनाएंगे। कोकिलः कुत्र स्थित्वा पंचम स्वरेण गायति, कोयल कहां पर बैठकर पंचम स्वर में ऊंची आवाज में गाती है। आम्र वृक्षे, इस शब्द को लेकर हम प्रश्न से उत्तर बनाएंगे। मातरः शिशून् किम कथयन्ति, माताएं शिशुओं को, अपने बच्चों को क्या कहती हैं। अनर्थम वदसि चेत काकः दशेत, झूठ बोले कौवा काटे। इस वाक्य को जोड़कर हम आगे पीछे से प्रश्न को जोड़कर इस प्रकार से उत्तर बनाएंगे। केशाम ऐक्यम जगत प्रसिद्धम, किसकी एकता जगत में प्रसिद्ध है, संसार में। काका नाम, कौओं की एकता संसार में प्रसिद्ध है। काकपिकयोः भेदः कदा ज्ञायते, कौआ और कोयल के भेद कब जाना जाता है। कौआ और कोयल का भेद वसंत समये, वसंत के समय में हम जानते हैं। कीदृशी सृष्टि ही ऐसा, ये सृष्टि कैसी है। रमणीया ही सृष्टि रेशा, ये तो हमारा हेडिंग ही है, ये सृष्टि रमणीय है। केन समयः वृथा न यापयितव्यः, किसके द्वारा ये समय वृथा यापन नहीं करना है। तो हमने प्रकृति माता के मुख से सुना था कलहेन, कलह से, तो इसके साथ हम जोड़कर वाक्य बनाएंगे। तृतीय अभ्यास है अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, नीचे लिखे हुए वाक्यों में से बोल्ड किया हुआ शब्द है उसको आधार बनाकर प्रश्न बनाएं। जैसे नेपथ्ये काकध्वनि श्रूयते, नेपथ्य में कौवे की आवाज सुनाई देती है, तो हम क्या लिखेंगे, कुत्र, नेपथ्य के स्थान पर कुत्र लगाएंगे। कहां पर। काकः प्रभाते काका ध्वनिना सुप्तान प्रबोधयति, सुप्तान में बोल्ड किया गया है, सुबह के समय कौवा सोए हुए को जगाता है। सुप्तान के स्थान पर कान, किनको जगाता है, ऐसा प्रश्न बनाएंगे। मयूरस्य पिच्छानाम, पिच्छानाम में बोल्ड है मयूर के पंख, तो हम पिच्छानाम की जगह में केशाम, किसका, मयूर के किसका, सौंदर्यम अद्भुतम, सुंदरता अद्भुत है। बकः मीनांछलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयति, क्रूरतया में यहां पर बोल्ड है, तो कैसे भक्षण करता है, कैसे खाता है, तो हम कथम, ऐसे प्रश्न करेंगे। जगत पते है ऐसा सृष्टि ही रमणीया, जगदीश्वर की यह सृष्टि रमणीय है, तो रमणीय में है बोल्ड, कीदृशी लगाएंगे, कैसी है ये सृष्टि, ऐसा प्रश्न बनेगा। मयूरस्य नृत्यम प्रकृते है आराधना, मयूर का नृत्य प्रकृति की आराधना है। प्रकृति में बोल्ड है, तो हम इसको कस्याह ऐसा लिखेंगे। किम शब्द के स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन। आयुषः, यहां पर आयुष में बोल्ड है, आयुषः आयु नपुंसक लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन में कस्य बनेगा। वर्षर्तौ, इसमें बोल्ड है, हंस वर्षा ऋतु में मानस सरोवर की ओर पलायन करता है, तो कदा, कब, ऐसा हम प्रश्न करेंगे। अब चतुर्थ अभ्यास है अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों को यथा निर्देश उत्तर कीजिए। जनाः प्रियस्य आगमन संकेतम मत्वा हृष्यन्ति, लोग प्रिय के आगमन के संकेत को मानकर हृष्यन्ते यानी प्रसन्न होते हैं। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता पद कौन है, तो जनाः यहां पर कर्ता पद है। अलम अलम मिथः कलहेन, अरे बस करो आपस में झगड़ा करने से। वाक्ये अस्मिन्, इस वाक्य में परस्परम आपस में, इति पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, इस पद का कौन सा पर्याय पद प्रयुक्त किया गया है, तो यहां पर मिथः एक आपस में कहने के लिए प्रयोग किया गया है। आपत्काले सरांसि त्यक्त्वा दूरम ब्रजसि, विपत्ति के समय में तालाबों को छोड़कर दूर भाग जाता है। वाक्ये अस्मिन् किम क्रियापदम प्रयुक्तम, इस वाक्य में कौन सा क्रियापद प्रयुक्त किया गया है, वर्जसी इसका क्रियापद है। सत्यम इति पदस्य किम विलोम पदम पाठे प्रयुक्तम, सत्यम इसका कौन सा विलोम पद विपरीतार्थक शब्द पाठ में प्रयुक्त हुआ है। अनर्थम, अनर्थम वदसि चेत काकः दशेत, ऐसा यहां हमने पाठ में पढ़ा है। दुग्ध धवलाः इति विशेषणस्य किम विशेष्य पदम पाठे प्रयुक्तम, दूध के समान सफेद, इसका विशेष्य पद पाठ में कौन सा प्रयुक्त हुआ है, तो पक्षाः, पंख इसका विशेष्य पद है। पिच्छानाम इति पदस्य विशेषण पदम पाठात् चित्वा लिखत, पंखों का इसका विशेषण पद पाठ से चुनकर लिखना है। तो चारु वर्तुल चंद्रिका शोभिता नाम,
चंद्रमा के समान गोल सुंदर मेरे पंख, ऐसा मयूर ने कहा था। इसका विशेषण यही है, विचित्रा खलु दैव गति ही अत्र विशेष्य पदम किम, यहां पर विशेष्य पद क्या है? तो दैव गति ही यहां पर विशेष्य है और विचित्रा यहां पर विशेषण है। पंचम अभ्यास है अधोलिखित पदानाम समुचितम पर्याय पदम पाठात चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों का उचित पर्याय पद पाठ से चुनकर हमें लिखना है। असत्यम का अनर्थम हमने पाठ में पढ़ा है। शरीरम गात्रम गृहीत्वा अधिगृह्य प्रातः कालः प्रभात वेला प्रसीदन्ति हृष्यन्ति, इनका समानार्थक शब्द ये हैं। अब हम छठा अभ्यास करते हैं। अत्र उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, नीचे लिखे हुए उदाहरण को देखकर रिक्त स्थान यानी खाली स्थान को भरना है। जैसे ये उदाहरण है, राजहंसी राजहंसम कथयति, राजहंसी राजहंस को कहती है। काकस्य कर्म अपि कृष्णम, कौवे का कर्म भी काला है। काकः राजहंसिम कथयति, कौवा राजहंसी को कहता है यत कि यदि सः कृष्ण वर्ण तर्हि श्रीरामस्य वर्ण कीदृशः, यदि कौवा काला है तो श्रीराम का वर्ण कैसा है, ऐसा प्रश्न करता है। राजहंस काकम कथयति, राजहंस कौवा को बोलता है यत कि ये तत्कार्यम तो कुक्कुटो अपि करोति, यह कार्य तो मुर्गा भी करता है। बकः राजहंसम कथयति, बगुला राजहंस को कहता है कि तस्य किम महत्वम, उसका क्या महत्व है। मयूरः वकम कथयति यत तस्य ध्यानावस्थां को न जानाति, मयूर बगुले को कहता है कि वह जिस ध्यान की अवस्था में बैठता है उसको कौन नहीं जानता। कोकिलः मयूरम कथयति, कोयल मयूर को कहती है यत अलम अतिविकथनेन, कि बस करो बकवास करने से। काकः कोकिलम कथयति, कौवा कोयल को कहता है कि सह एव करुणापरः पक्ष सम्राट, वही एक अकेला ऐसा करुणा वाला पक्ष सम्राट है। सप्तम अभ्यास है अधोलिखितेषु वाक्येषु समुचितम पदम लिखत, नीचे लिखे हुए वाक्यों में जो उचित पद है उसको चुनकर लिखना। ये भी खाली स्थान भरने वाला है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, यथा राजहंसः काकस्य ध्वनिं श्रुत्वा व्याकुलः भवति, राजहंस कौवे की आवाज को सुनकर व्याकुल हो जाता है। उसी प्रकार से काकः राजहंस्याः कथनम श्रुत्वा क्रुद्धः भवति, कौवा राजहंसी के कथन को सुनकर क्रुद्ध होता है। परम किंतु राजहंसस्य वचनम श्रुत्वा विहसति, राजहंस के वचन को सुनकर कुटिल हंसी हंसता है। राजहंसी काकस्य वचनम श्रुत्वा, राजहंसी कौवे के वचन को सुनकर तम वाचाल इति कथयति, उसको बकवास करने वाला वाचाल ऐसा कहती है। मयूरः बकस्य वचांसि श्रुत्वा प्रविशति, मयूर बगुले की आवाज को सुनकर प्रवेश करता है। कोकिलः मयूरस्य वचांसि श्रुत्वा प्रविशति, कोयल मयूर की वाणी को सुनकर उसकी बात को सुनकर प्रवेश करता है। अंते प्रकृति माता प्रविशति, अंत में प्रकृति माता प्रवेश करती हैं। अब अष्टम अभ्यास है पाठगत श्लोकानां भाव स्पष्टीकरणम उचित पदैहि कुरुत, पाठ में आए हुए श्लोकों का भाव स्पष्टीकरण उचित शब्दों से करना है। यदि काकस्य चंचुदेशे माणिक्य रत्नम अपि भवेत, यदि कौवे के चोंच में मणियां लगे हुए हों तथापि फिर भी सह राजहंसः न मन्यते, फिर भी वह राजहंस नहीं माना जाएगा। अपितु काकः एव, उल्टा वह कौवा ही रहेगा। एवमेव, इसी प्रकार यदि काकस्य पक्षाः, कौवे के पंख मणि भी ग्रथिता भवेयु, मणियां गोंधे हुए हों तथापि फिर भी काकः कौवा एव न राजहंसः, कौवा कौवा ही रहेगा, राजहंस नहीं होगा। अब ख में देखिए, हंसः श्वेत वर्णः, हंस का वर्ण सफेद होता है। बकस्य अपि च वर्णः श्वेतः, बगुले का भी वर्ण सफेद है। अतः बकहंसयोः वर्ण दृष्टिया कोपि भेदः न, इसलिए बगुले और हंस का रंग के हिसाब से तो कोई भेद नहीं है। परम हंसः एव विवेकशीलः मन्यते, किंतु हंस ही विवेकशील निरक्षर विवेकी माना जाता है, न तो बकः, न तो बगुला। इसलिए हंस हंस है, बगुला बगुला है, ऐसा हमने श्लोक पढ़ा था। काकस्य वर्णः कृष्णः, कौवे का रंग काला है। पिकस्य अपि वर्णः कृष्णः,
कोयल का रंग भी काला है। एतयोः भेदः तो इन दोनों का भेद तो वसंत समय एव ज्ञायते, वसंत ऋतु में ही जाना जाता है। यत कि काकः काकः पिकः च पिकः अस्ति, कौवा कौवा है कोयल कोयल है। अब नवम अभ्यास है निम्नलिखित कथनेषु स्थूलानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि इति लिखत। नीचे लिखे हुए कथनों में स्थूल यानी बोल्ड किए गए सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। ये सर्वनाम तो सबके लिए प्रयुक्त हो सकते हैं, तो यहां पर सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। जैसे सर्वथा जागरूकः अहम, मैं सब प्रकार से जागरूक हूं। अहम जो शब्द है वो कौवे के लिए प्रयुक्त हुआ है। सरस्तीरे विहरति मई, मई जो शब्द है वो राजहंस के लिए प्रयुक्त हुआ है। कथम माम अधिक्षिपसि, कैसे मुझको आक्षेप करते हो, तो यहां पर माम जो सर्वनाम है वो बगुले के लिए प्रयुक्त हुआ है। अहम एव वृष्टेः अभिनंदनम करोमि, मैं ही वृष्टि का अभिनंदन करता हूं। यहां पर अहम जो आया है वो बकाय बगुले के लिए प्रयुक्त हुआ है। मम नृत्यम तो प्रकृतेः आराधना, मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। यहां पर मम ये जो पद है सर्वनाम शब्द वो मयूर के लिए प्रयुक्त हुआ है। अहम पंचम स्वरेण गायामि, यहां पर जो अहम आया है वह कोकिलाय कोकिल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अहमेव सर्वशिरोमणि, मैं ही सर्वशिरोमणि हूं, ऐसा यहां पर मैं जो आया है वो राजहंस के लिए प्रयुक्त हुआ है। सर्वैहि एव में शोभा, सबके द्वारा मेरी शोभा है, तो ये में जो शब्द है ये सर्वनाम शब्द वो प्रकृति मात्रे, प्रकृति माता के लिए लगा है। प्रकृति मात्रे चतुर्थी विभक्ति का शब्द है। अहमेव निरक्षर विवेके, यहां पर अहम जो शब्द है वह राजहंस के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब दसम अभ्यास है केन कथितानि एतानि कथनानि, ये कथन किसके द्वारा कहे गए हैं। तो यहां पर कथन है, अब वक्ता ढूंढना है हमें। जैसे अहम तो अतीव कर्तव्य परायण, मैं तो अतीव कर्तव्य परायण हूं, ऐसा वक्ता कौन है। इसका वक्ता है काकः कौवा। निरक्षीर विवेके तो हंसो हंस वको वकः, निरक्षीर विवेक में तो हंस हंस होता है, बगुला बगुला होता है, तो राजहंस इसका वक्ता है। दुग्ध धवला में पक्षा, दूध से सफेद मेरे पंख हैं, इसका वक्ता बगुला है। अहमेव सर्वशिरोमणि, मैं ही सर्वशिरोमणि हूं, इसका वक्ता बगुला है। सर्वेषाम एव महत्वम विद्यते यथा समयम, इसका वक्ता प्रकृति माता है। तो अब 11वां अभ्यास है अधोलिखित वाक्येषु समस्त पदैहि रिक्त स्थानानि पूरयत, नीचे लिखे हुए वाक्यों में से समस्त पद से हमें रिक्त स्थान भरना है। यानी यहाँ पर विग्रह वाक्य लिखा गया है, हमें समस्त पद बनाकर समास बनाकर लिखना है। जैसे राजहंसी सरसह तीरे, राजहंस और राजहंसी सरसह तीरे तालाब के किनारे, इसको हम जोड़कर सरस तीरे बनाएंगे, विहरतः घूमते हैं। उसी प्रकार काकस्य ध्वनि ही, कौवे की ध्वनि, इसको हम काका ध्वनि ही, ऐसा समास बनाएंगे। क्रोधेन सहितम, क्रोध के साथ, इसको सक्रोधम ऐसा समास बनता है, इसको लिखेंगे। सत्यम प्रियम यस्यतम, सत्य है प्रिय जिसका उसको, तो सत्य प्रियम ऐसा समास बनेगा। माणिक्यानि च रत्नानि च तेषां समाहारः, माणिक्य मणिया और रत्न और उनका समाहार, इसको हम जोड़कर एक शब्द बनाएंगे माणिक्य रत्नम। स्थिता प्रज्ञा यस्यः सः, टिक गई है प्रज्ञा जिसकी वह है स्थित प्रज्ञ, ये समस्त पद बनेगा। समयम अनतिक्रम्य, समय को अतिक्रमण न करके, तो यथा समयम उचित समय में, ऐसा समास बनेगा। जो ब्रैकेट में लिखे हुए शब्द हैं ये विग्रह वाक्य हैं और जो हमने रेड कलर में लिखा है वो समस्त पद हैं। ये समास हैं, ये विग्रह वाक्य हैं, ये दोनों परीक्षा में आते हैं। कभी कभी विग्रह वाक्य देकर समास लिखने के लिए पूछेगा, कभी कभी समास को लिखकर इसका विग्रह पूछेगा। अब 12वां अभ्यास है अधोलिखित वाक्येषु स्थूलाक्षर पदानाम प्रसंगानुसारम उचितम अर्थम चित्वा लिखत, नीचे लिखे हुए स्थूल यानी बोल्ड किए हुए शब्दों का प्रसंग के अनुसार उचित अर्थ चुनकर लिखना है। यहां पर स्थूल वाक्य तो नहीं है, अंडरलाइन किया हुआ है, तो अंडरलाइन किए हुए को देखिए। मेध्यम, इसका उचित अर्थ है विशुद्धम। अब उसके बाद है अस्माकम ऐक्यम, तो जगत प्रसिद्धम, इसमें ऐक्यम में अंडरलाइन किया गया है। ऐक्यम का मतलब एकता, ये इसका शुद्ध
और उचित अर्थ है। काकस्य गात्रम, गात्रम में अंडरलाइन किया गया है, तो गात्रम का उचित अर्थ है शरीरम। आपत्काले शरांसि त्यक्त्वा दूरम व्रजसि, व्रजसि में अंडरलाइन किया गया है, व्रजसि का अर्थ है गच्छसि, जाते हो। वकह मीनान छलेन अधिगृह्य, अधिगृह्य में अंडरलाइन किया गया है, तो अधिगृह्य का मतलब गृहीत्वा, पकड़कर, ऐसा अर्थ होता है। अब हम चतुर्थ पाठ और अभ्यास के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।